हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और इससे पीछे अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सबके सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो चुके हैं। तो जिन किसी ने अभी तक नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो आइए आज 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। और इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है, क्या दिया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 की पावर -4 एंड बीटा माइनस 2 की पावर -4। यही हिंदी में लिखा हुआ, जिसको पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। और ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो गाइज देखो, सिंपली होता क्या है, यही 2005 का जो पेपर है वो अगस्त 2006 में हुआ था। इसी को क्वेश्चन को दोबारा लिखा हुआ है। तो गाइज ये आपकी इक्वेशन दे रखी थी, क्या ये आपको इक्वेशन दे रखी थी। इस इक्वेशन के अगर रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा हैं गाइस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना लिया, ये बन जाएगा गाइस। यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू पता है, लगा दिया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा पता चल गया। ठीक है गाइज, अब ये इसका जो स्क्वायर है ये -8 के ऊपर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 2√2i। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे गाइज इसी तरह से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो गाइज आपके सामने क्या क्या हो चुका है, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल चुका है, अल्फ़ा माइनस बीटा मिल चुका है। तो क्या करिए, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर अल्फ़ा मिल गया, अल्फ़ा की वैल्यू इसमें से किसी एक में लगा दीजिए तो हमको बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों मिल चुके हैं गाइज। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन दे रखी थी यहाँ पे वैल्यू लगा दो, अल्फ़ा की भी और बीटा की भी। जो माइनस पावर थी उसको नीचे ले आए तो प्लस पावर हो गई गाइस। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा, ये जो दे रखा है इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी हो गई गाइस, -4 हो गई। तो प्लस वाले ऐड कर लीजिए, माइनस वाला अलग कर लीजिए, मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट इकट्ठा कर लीजिए। फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे इनका एलसीएम लेके ये सॉल्व कर दिया। जब एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया गाइज, अब ऊपर पावर कितनी हो गई गाइज, 4 हो गई। और नीचे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस से फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर कर लिया। ऊपर इनको पावर 4 को इस तरह से खोल दिया गाइज। ठीक है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे एंड तक, जब तक खोलना है। तो गाइज क्या होगा, जो नंबर होंगे वो कट जाएंगे। कौन से, जो 4C1 है, ऐसे 4C3 वाले ये नंबर क्या होंगे, ऐसे कट जाएंगे। जो बचेंगे उनको हम क्या कर देंगे, 4C4 तक ऐड कर लेंगे। बाकी ऐसा ही सेकंड वाला भी चलेगा। तो इसमें जो बचेगा गाइज उसको हम लिख लेंगे, तो उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 की पावर 4 81 आ जाएगा। तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14/83 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया था, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा इज, if the fifth term of an AP is 7 and seventh term of an AP is 12 then तो आपको 12th टर्म पूछा गया गाइज। इसकी गाइज मैं आपको बता दूं, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है गाइज, सॉरी, फिफ्थ टर्म 7 और फिफ्थ टर्म, तो AP का कितना हो जाएगा गाइज, उल्टा हो जाएगा। ऐसे लिखा, फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज 7 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ऐसे ये वाला गाइज देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा, 5, तो सेवन्थ टर्म इज 5, तो सेवन्थ टर्म ऑफ AP कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट टर्म एंड कॉमन। एक चीज़ मैं बता दूंगा, ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A+4D लिखेंगे। और सेवन्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A+6D लिखेंगे। ठीक है गाइज, इन दोनों को सॉल्व करके A और D मिल जाएगा। अब आपको 12th टर्म चाहिए, तो 12th टर्म क्या होती है गाइज, A+11D, यहाँ से भी निकाल सकते हो। और गाइज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछा जाता है, A जो होता है 1/m × n होता है। ठीक है गाइज, अब m ये फर्स्ट टर्म, एक होता है सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना, एक 5 बोला गया, एक 7 बोला गया। तो 7 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा गाइज, 35 हो जाएगा। यही A होता है और यही D भी होता है। तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 7, एक 7 नंबर है और एक 5 नंबर है, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35। तो 35 A और D हो जाएगा, 1/35 यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द समेशन ऑफ द सीरीज R1 to 2n -1 की पावर R 2R-1 का होल क्यूब इज, इसका फार्मूला क्या होगा। देख लीजिएगा जिसको आसानी से, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे इसको गाइस जब खोलना स्टार्ट करेंगे ना, वैसे जनरल में खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूब लिखा हुआ है, इसका क्यूब खोल देना है। ठीक
ठीक है, जब ये क्यूब खोल दिया। अब क्यूब खोलने के बाद ये वाली टर्म आपके पास आ चुकी है, ठीक है गाइज। ऐसे कैसे आ गई ये, जब क्या करेंगे, जब इसको हम ऑपरेट करेंगे इसके साथ अलग ऑपरेट करेंगे, स्क्वायर के साथ अलग करेंगे, आर के साथ अलग करेंगे और इसके साथ अलग करेंगे। जब ऑपरेट करेंगे तो इस तरह से ये टर्म आपकी निकल के आ जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज देखो इसको ऐसे करना, 8 बाहर आ जाएगा, R12 और R की जगह ये वैल्यू लगाओगे तो पूरी सीरीज बनेगी। अब सीरीज में उसका nth टर्म निकालोगे, nth टर्म से उसका समेशन निकालोगे, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से इसको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द चांस ऑफ द फॉलोइंग 6 with 4, 3 और 2 डाइस रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो ऑफ। इसका मतलब ये हो गया 4, 3 और 2 पासों से 6 फेंकने की संभावना क्या होगी। तो गाइस यहाँ से पूछ रहा है 4, 3, 2, तो ऊपर क्या रहेगा, 4, 3, 2, ठीक है 6 के साथ, तो 4, 3 या 2। तो ऊपर क्या करना होता है गाइस, सम की पावर 2 में आती है और नीचे जिसको लाना होता वो आता है, नीचे 6 की पावर यही आ जाएगी, 4, 3, 2। तो गाइस 2 की पावर 4, नीचे 6 की पावर 4, तो ऊपर नीचे जब इनको गाइस कट कर लोगे तो कट करने के बाद आपका ये रेशियो निकल के आ जाएगा। रेशियो तो काट ही लोगे और ये आ जाएगा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ mod x इज लेस देन 1 देन द फाइनाइट सीरीज। ये जो सीरीज दे रखी है, जिस सीरीज को आप देखिएगा ध्यान से, इस सीरीज के बारे में पूछा गया है और इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, इस सीरीज को देख लेते हैं। इस सीरीज में क्या करते हैं, 1, 2, 3 वाले अलग कर लेते हैं और जो स्क्वायर के बाद चलेगा, ठीक है गाइज, x स्क्वायर अपॉन x3, क्योंकि ये 2 के साथ लिखा हुआ है, इसका एक एक टर्म क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है गाइज, और बचा हुआ इधर कर दिया। फैक्टोरियल वाला अलग कर लिया, बिना फैक्टोरियल अलग कर लिया, ठीक है गाइज। अब जो ये वाला बन रहा है ये कितना है गाइज, e की पावर x, इसमें 1 नहीं लिखा तो -1 कर दीजिए। जो सेकंड वाला बचा ना गाइज, इसमें x नहीं था तो x ऐड किया और x क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये जो अंदर बचा ये बचा है log 1 माइनस x का, और ये -1 हो गया, ठीक है गाइज। तो ये सारे को इकट्ठा करके लिख दिए, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये किसके इक्वल होगा गाइज। इसका देखिए एक सीक्वेंस में अगर हम चेंजेस करते हैं, मतलब सिमेट्री में अगर हम चेंज करते हैं तो वही इसके इक्वल हो जाएगा। क्या लिखा है, अब देख लीजिए गाइज, जैसे आपके पास ये दिया था, इसको हमने क्या किया, C1 को C2 से चेंज कर दिया, मतलब C1 की जगह क्या कर दिया, C2 कर दिया। तो एक अगर हम जब चेंज करते हैं तो एक माइनस आता है, अगली बार में C2 को फिर से C3 से चेंज कर दिया, मतलब साइक्लिक में चेंज कर दिया, तो फिर से ये निकल के आ गया। और यही वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाए, एक दोबारा फिर से माइनस आता है, एक ऑलरेडी माइनस था, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, आप गाइज यहाँ से देखेंगे, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, जो कि आगे अभी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स, सॉरी माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अर्थात सिंपली बोले माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो पहले 0, फिर बीटा के लिए, फिर इस बीटा के लिए, तो इसको सॉल्व करने पे ये निकल के आ गया, यहाँ अल्फा बीटा कॉमन कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता, अल्फा इंटू बीटा दोनों लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइज। अगला देख लीजिए तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है गाइज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 0 1 1 0 देन a की पावर 100 इज इक्वल टू, मतलब गाइज जब a की पावर 100 तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या कर रहा है, यहाँ से 1 2 निकाल के देखते हैं। 1 2 निकालने के बाद गाइज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगी आपको सिमेट्री, और सिमेट्री से हम क्लियर कर लेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है गाइज। तो देख लीजिए गाइज, पहले 1 पावर किया, 1 पावर तो दिया हुआ है, फिर इसका 2 पावर किया, 2 पावर पे क्या निकल के आया, आइडेंटिटी निकल के आया, ऐसे 3 करेंगे। तो इसी तरह से अब हमने क्या किया गाइज, देख लीजिए 100 था, 100 को 2, ठीक है, और a स्क्वायर कितना है गाइज, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की पावर 50, तो फिर से क्या निकल के आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपसे पूछा है इफ़ a दे रखा है
is equal to v plus c, where v is the symmetric and c is the skew symmetric, then the value then v is equal to, तो b किसके इक्वल होगा, मतलब a जो है b प्लस c के इक्वल है, b सिमेट्रिक है और c स्क्यू सिमेट्रिक है, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो गाइज ये 4 ऑप्शन है। अब गाइज आपके पास सामने एक चीज़ देख लीजिए, ये दिया था, ठीक है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, वी सिमेट्रिक एंड सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो गाइज बी सिमेट्रिक होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, पता है यही फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक के लिए, मतलब एक कोई मैट्रिक्स उसको प्लस उसका ट्रांसपोज का हाफ कर दें तो सिमेट्रिक में आता है, अगर बीच में माइनस कर दें तो गाइज किस में आ जाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक में आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको टी ए तो पता है, इसका ए की पावर टी मतलब ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए का ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में और कॉलम किस में हो जाएगा, रो में हो जाएगा। तो आपके पास अब बी निकाल लिया गाइज। अब भी गाइज आप देख लीजिए वही निकल के आया जो आपका क्या था, ए था, देख लीजिए 251 है और ए बी कितना है, सॉरी गाइज एक सेकेंड, अच्छा इन्होंने पूछा था बी, हाँ देख लीजिए बी अभी तो पता नहीं है, अब बी यहाँ से क्या निकल के आ गया, बी निकल के आ गया और बी ही आपसे पूछा था गाइज। ओके, यही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गाइज, इफ ए कॉमा वी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3 and determinant of a equal to 2 and determinant of v equal to 3, then the value of determinant 2ab। तो गाइज ऐसे में करते क्या है ना, इसको देख लीजिए कि इसका फार्मूला होता है a और b कैसी हैं, दो स्क्वायर सिमेट्रिक जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। अगर केवल एक चीज़ लिखी तो उसका मतलब समझ लो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट ये दे देगा वी दे देगा, तो डिटर्मिनेंट इसकी फॉर्मूला ये गाइज होता क्या है, जितना भी जो नंबर होता है उसके ऊपर आता है ऑर्डर, मतलब कितने का है, 3 का है, फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ए 2 था, डिटर्मिनेंट बी कितना था 3 था, इन सबकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 48, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन तीनों इक्वेशंस में गाइज आपसे ये पूछा गया है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो रखता है, क्या रखता है, मतलब यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन। गाइस जीरो सोल्यूशन होता है जब हमारी रैंक ए और आर्गूमेंट रैंक ए बी दोनों की इक्वल आ जाए तो वहाँ पे जीरो सोल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन जब आता है जब दोनों की रैंक तो इक्वल हो बट वो नंबर ऑफ अननोन से क्या होगा, इस कम हो, मतलब रैंक दोनों की 2-2 आ गई, सपोज करो ये 3 का है और रैंक 2-2 आ चुकी है, और नंबर ऑफ अननोन्स आपके 3 है एक्स वाई जेड, तो वहाँ पे सोल्यूशन तो होगा बट ऐसे केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन जब होता है गाइस जब दोनों की रैंक इक्वल ना हो, ए की रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक अगर इक्वल ना हो तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे पूछा यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कब देता है गाइस, जब दोनों की रैंक क्या हो, बराबर हो, जब दोनों की रैंक क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो दिया है, ये इधर वाला इतना जो पोर्शन होगा गाइज आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला केवल पोर्शन आपका एक ए के लिए शो करता है, ऐसे देख लीजिए ये वाला ए के लिए शो करेगा और यहाँ से यहाँ तक का पूरा ए बी के लिए शो करेगा, ठीक है गाइज। तो हमने क्या किया, इसको R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 में 2, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस कर दिया, फिर अगला 2 में लिख दिया, और इसी वाले में R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को माइनस कर दिया। तो गाइज यहाँ पे 2 जीरो आपको मिल चुके हैं, कितने जीरो मिल चुके हैं, 2 जीरो मिल चुके हैं। अब क्या किया गाइज, उसके बाद हमने जो R2 था उसमें 8 से मल्टीप्लाई किया और जो R3 था उसमें 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो इसकी भी रैंक कितनी हो गई गाइज, ये पूरा। अब देख लीजिए गाइज जो यहाँ से यहाँ तक ए आ रहा है इसकी भी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई, ए की रैंक भी कितनी हो गई, 2। अब जो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है आर्गुमेंटेड रैंक ए बी की बात करें तो इसकी भी रैंक कितनी हो गई गाइज, 2। बट ये दोनों क्या है, रैंक तो इक्वल है तो सोल्यूशन तो होगा, बट नंबर ऑफ अननोन से कम है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड 3 थे, तो यहाँ पे गाइज इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ये इसकी कंडीशंस होती है, ठीक है गाइज। दोनों की रैंक इक्वल है बट नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो इस कंडीशन में इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो गाइज बहुत ही आसान दे रखा है, सिंपली फार्मूला दे दिया है, विच इफ ए बी सी आर द सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान कर लीजिए। अब इसमें कौन सा गाइज सही होगा, देख लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है तो ये वाला ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। पहले किस में लगा है, लास्ट 2 में ब्रैकेट लगी या फर्स्ट 2 में आ गई, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, एसोसिएटिव लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन वाई
ए रिलेशन बी, इफ़ ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर ए देन आर इज, तो क्या होगा, ये चार आपके पास दे रखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है, जब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आपका रिफ्लेक्सिव तीनों हो तब वो इक्विवेलेंस हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है गाइस, सेम सेम होता है। क्या होता है, सेम सेम। पहले ये कंडीशन दे रखी, अब हमें सेम पे लगाना है, तो आर रिलेशन आर पे लगाना, सेम तो सेम के इक्वल होगा, तो ये पहला तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं गाइस ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है गाइस, ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू सी भी हो जाना, बी इक्वल टू ए भी हो जाना चाहिए। जैसे ए रिलेशन बी, ये कंडीशन है, अगर ए रिलेशन बी सेटिस्फाई कर रहा है तो बी रिलेशन ए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ए रिलेशन बी क्या है, ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर ए। अब बी रिलेशन ए क्या हो जाएगा गाइज, बी रिलेशन बी की पावर ए इक्वल टू ए की पावर बी। तो गाइज ये हैं तो दोनों इक्वली, आगे पीछे ही तो लिखा हुआ है, केवल इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। इक्वल में 3 इक्वल टू 4 हो या 4 इक्वल टू 3 हो, बात तो एक ही है। तो गाइज यहाँ से क्या मिल चुका है, ये सिमेट्रिक भी हो चुका है। अब गाइज ट्रांजिटिव बचा है, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर ए रिलेशन बी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, और बी रिलेशन सी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है गाइज, तो यहाँ से क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा, तो ये भी रिलेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। अब ये तीनों रिलेशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया गाइस, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो ये क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, इसमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना गाइज बहुत ही आसान होता है, कैसे निकालते हैं एक बार देख लीजिए। ये जो दिया है आपके लिए एफ एक्स को हम गाइज क्या कर लें, बाई मान लो, तो बाई इक्वल टू ये वैल्यू है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है गाइज। अब बाई इक्वल टू एक्स है, अब एक्स इक्वल टू बाई निकाल दो, मतलब अभी एक्स है बाई की टर्म में, सॉरी अभी बाई जो दे रखा है वो एक्स की टर्म में दे रखा है, हम एक्स को निकाल दें इन टर्म ऑफ वाई, तो वही इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये एफ एक्स को हमने क्या मान लिया, बाई मान लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बाई हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू है, अभी लिखा है बाई इन टर्म ऑफ एक्स, अब हमें क्या करना है गाइज, एक्स इन टर्म ऑफ वाई। अब एक्स की वैल्यू निकाल ली बाई की टर्म में, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है गाइज। क्या हो गया, बाई प्लस 3y प्लस 2 अपॉन बाई माइनस 1, और उसकी जगह फिर से वही लगा दीजिए, तो ये इसका इन्वर्स शो करेगा। इन्वर्स का मतलब दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप। अब गाइज इसमें इन्होंने पूछा है कौन सा ग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, जेड प्लस, अब जेड प्लस दे रखा है, सॉरी जेड, और इस एक क्या लिखा गाइज, ऊपर स्टार लगाओ, स्टार का मतलब ये होता है कि इसमें क्या है, जीरो नहीं होगा, तो गाइज इसकी आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करेगी। अभी मैंने नीचे वाले में अच्छे से समझाया होगा, इसके नीचे लिखे उसमें देख लीजिए गाइज, ये 4 ऑप्शन है। अब गाइज अगर मैं बात करूँ, पहला ये दे रखा था, अब फर्स्ट ऑप्शन को दे जेड कामा स्टार वेयर ए स्टार वी इक्वल टू ए बी, तो गाइज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है गाइज, इंटीजर है, और इंटीजर में क्या होता है, कोई भी अपॉन का नंबर नहीं आता। जैसे 4 का इन्वर्स 1/4 होगा, तो 1/4 इन इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला दे रखा है ए प्लस बी, ए जो रिलेशन दे रखा है सिमेट्रिक, ये वाला, ये जो दे रखा है, ये सेकंड वाले में माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है गाइस। तो माइनस को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा, माइनस में कभी भी एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है गाइस। अब फोर्थ वाला देख लीजिए, क्यू, क्यू का मतलब होता है रेशनल में, तो रेशनल में क्या दे रखा है, ए स्टार बी दे रखा है, ठीक है गाइज। अब रेशनल, 2 रेशनल ले लिया, तो इसमें क्या होगा गाइज, जीरो का इन्वर्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जीरो का इन्वर्स यहाँ पे सेटिस्फाई इसलिए नहीं करेगा कि जीरो का इन्वर्स पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है गाइज। अब जीरो का इन्वर्स अगर हमने कर दिया 1/0, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो गया, तो इसमें इन्वर्स सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें सभी कंडीशनें सेटिस्फाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एच इज ए नॉर्मल, ठीक है गाइज, एच इज ए नॉर्मल। तो क्या करना है, यदि एच हमारा क्या रखा है, एक वही दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है, तो हमें ये पता करना कि एच हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है गाइस। तो इसको नॉर्मल बताने के लिए मैं एक कंडीशंस बता देता हूँ आपके लिए। इसका जो ऑप्शन होता है ना, डी, वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोसेट्स ऑफ एच इज ए लेफ्ट कोसेट। हमेशा ध्यान रखना, दो कोसेट्स होंगे आपके लेफ्ट, उनका प्रोडक्ट लेफ्ट कोसेट में आएगा, जो 2 राइट होते हैं उनका जो होगा वो राइट में आएगा, ठीक है गाइज। ये इसकी कंडीशन होती है और ये आपको पता होगी, ठीक है गाइज।
क्या होगा, तभी नॉर्मल होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही पढ़ना। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन एच इज नॉर्मल, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तब। इसके लास्ट में 2 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप दोनों पॉइंटों को एक बार देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसाइड ऑफ एच इज राइट, द प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसाइड ऑफ एच इज लेफ्ट। ये 2 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है गाइज, और इंडेक्स ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर। तो ये इसके सभी पॉइंट्स क्या हैं गाइज, इंपॉर्टेंट है और इससे कोई भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। नया क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये आपको क्या पूछा गया गाइज, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज देखिए, लेट 5 ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अनदर ग्रुप जी डैश, मतलब जी से एक अनदर ग्रुप जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म हो रही है जिसकी आइडेंटिटी ई और ई डैश हैं, वाई देयर आइडेंटिटी एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इन्होंने पूछा है कि मतलब देखिए आप 2 कंडीशनें होती हैं, एक आइसोमॉर्फिक होती है और एक होमोमॉर्फिज्म होती है। आइसोमॉर्फिक में बन भी होता है, अनटू भी होता है, तीसरा फंक्शन की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, बट फंक्शन की कंडीशन जो होती है वो प्रिजर्वेशन में होती है, जिसके अकॉर्डिंग जैसा भी दिया होगा उस तरह से वो फॉलो होगा। बट गाइस जो होमोमॉर्फिज्म होता है उसमें बन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। और आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये किसको, फंक्शन अगर इक्वल है, अगर उसको लेके चले, अगर एलिमेंट इक्वल आ जाए तो ये कंडीशन होती है बन की होती है। ठीक है गाइज, किसकी कंडीशन होती है, बन की। तो ये कंडीशन गलत है, बन कंडीशन होमोमॉर्फिज्म के अंदर नहीं होती, ये फंक्शन है और ये आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है, और इन्वर्स का इन्वर्स फिर से वही आ जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, 18 इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 5 एंड जो बी है वो नॉट आइडेंटिटी है, ठीक है, वी एन एलिमेंट ऑफ जी सच दैट ए बी ए इनवर्स इक्वल टू वी स्क्वायर देन द ऑर्डर ऑफ वी इज। तो वी का ऑर्डर क्या होगा, ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसका। ठीक है, इसका आंसर D31 आएगा, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन आए तो हमेशा दिमाग में रखना और इसका तुरंत ऑप्शन लगा देना 31। ठीक है गाइज, क्योंकि करने में टाइम लगता है, बट मैं बता रहा हूँ ये TGT में भी आया और PGT में मैं 5 सेट करा चुका हूँ, 5 सेट में लगभग 3 सेटों में ये क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए करते क्या है, इसी का जो दिया था उसका स्क्वायर कर दिया, एक तरफ स्क्वायर कर दिया, दूसरी साइड में उसके लिखने का सिस्टम चेंज कर दिया, फिर से उसको वही लिख दिया। अब ए और ए गाइज मिलके कितना बना देगा, ए इनवर्स मिला देगा, पहले ये दोनों आपके ए इनवर्स बन जाए, कितना बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर बी और बी मिलके कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये निकल के आ गया गाइज। ठीक है, अब इसको गाइज क्या करो, फिर से आप इसमें अब जो निकल के आ गया है, क्या निकल के आया है आपका v, और b की जगह हम क्या लगा सकते हैं, b स्क्वायर की जगह फिर से ये कंडीशन लगा दो b स्क्वायर की जगह, तो जहाँ पे b था वहाँ पे हमने फिर से लगा दिया ए बी ए इनवर्स लगा दिया। अब ये इनवर्स का इनवर्स का स्क्वायर हो गया और इधर a का स्क्वायर हो गया। तो गाइस आपने देखा एक बार स्क्वायर करने पर इधर 1 पावर बढ़ गई, अब हम दोबारा इधर फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1 पावर फिर बढ़ जाएगी, फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 पावर बढ़ जाएगी, फिर स्क्वायर करेंगे फिर 1 पावर बढ़ जाएगी। अब गाइस जो अंदर आया ना, ये जो अंदर आया ये वैल्यू है बी स्क्वायर की, किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर की, तो बी इस और पावर में कितना लगा 16, तो बी की पावर आ जाएगी 32, और इधर वाला जो चल रहा है ना गाइस, ये इधर ये चल रहा है, एक बार जब फिर से करोगे तो पावर हो जाएगी 5, और आपको बता रखा था कि ए का जो ऑर्डर है कितना है, 5 है, अर्थात जो ऑर्डर होता है अगर ऑर्डर किसी भी नंबर के ऊपर आ गया तो उसका मतलब वो बन जाता है आइडेंटिटी, अर्थात जितने पे कोई नंबर आइडेंटिटी देता है जिस पावर पे, वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो 5 पावर पे क्या देगा, ये आइडेंटिटी दे देगा। तो आइडेंटिटी RHS से आपको बी मिल चुका है और LHS से आपको बी की पावर 32 मिल चुका है। अब दोनों तरफ क्या करिए, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो बन जाएगा आइडेंटिटी और इधर बन जाएगा 31, और 31 इक्वल टू आइडेंटिटी, अर्थात ऑर्डर ऑफ वी कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, if the roots of the equation 1, 2 and 3 then the value of this determinant, जो नीचे determinant दे रखा है इसकी वैल्यू पूछी गई है गाइज। इसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में लिखा गया है। अब देख लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज, इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे जो A1 B1 C1 इसको अलग कर लीजिए और जो दूसरा वाला नंबर था उसको लेके एक अलग डिटर्मिनेंट बना लीजिए। ठीक है गाइज, अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तब भी इसका मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को इसके रूट्स क्या थे 1 2 3 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है गाइज,
बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि हम इसको और इसको माइनस करेंगे तो फिर से यही इक्वेशन बनने वाली है। तो इन इक्वेशन को अभी तोड़ के लिख दिया है। अब पहले 1 था रूट्स, तो हमने 1 लगा के इसको सॉल्व कर लिया। 1 2 3 एक्स की वैल्यू 1 लगा दी, एक्स की वैल्यू 2। जो आपका अगर इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स लिखी है तो जो डायगोनल पे होते हैं वही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो रूट्स कितने हैं, 1 2 3 हैं गाइस, ठीक है। अब 1 2 3 को जब सॉल्व करोगे तो इधर से तो ये निकल के आ चुका है, और 1 2 3 कितना हो गया, -6, दूसरी साइड में जाके कितना हो गया, +6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, the dimension of the subspace W of a vector space V of all 2 cross 2 matrices over the real numbers defined by, तो W इक्वल टू A V C A प्लस B प्लस C सच दैट A कामा V कामा C बिलोंग्स टू R, ठीक है गाइज। ये दे रखा है किसी भी उपसमष्ट जो W को परिभाषित करता है, इस तरह से दे रखा है, ठीक है गाइज। क्या लिखा, एविडेंटली W इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी आर of all 2 cross 2 matrices over the field of real numbers defined by। तो गाइज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये चार तरह से ये ले लेता हूँ, x1 x2 x3 x4, ठीक है गाइज। पहले नंबर पे 1 1 पे लिया, फिर 2 1 पे लिया, 1 2 पे लिया, इस तरह से चारों पोजीशन पे मैंने अलग अलग ले लिया इस कंडीशन को, ठीक है, दिखाने के लिए। अब गाइज क्या करता हूँ, जो s दे रखा है वो इसको इस तरह से, यही तो बनेगा इन सब का, ठीक है। तो अब ये जो दे रखा है A1 A2 A3 A4 बिलोंग्स टू F सच दैट, अब इनका क्या बना लो, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा A1 A2 A3 A4 इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अब यहाँ से कंपेयरिंग करने पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन निकल के आ रही है कि A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, A3 इक्वल टू 0, A4 इक्वल टू 0, और सारे के सारे 0 आ गए। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो इसकी जो डायमेंशन है वो 4 हो गई, और जो सब स्पेस है उसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूले पे है। इफ द डायमेंशन ऑफ ए सब स्पेस W1, ठीक है, एंड W2 ऑफ 2 वेक्टर स्पेसिस आर 3 and 4, ठीक है, W1 की 3 है, W2 की 4 है, एंड द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 1, और प्लस की पूछ ली है डायमेंशन W1 प्लस W2। तो गाइज इसका सिंपली ये फार्मूला होता है, ये तो तीनों आपको गिवन थे, और ये फार्मूला होता है प्लस वाला W1, ये गलत लिखा, डायमेंशन ऑफ W2 होगा, ओनली W2 नहीं होगा गाइज, क्या होगा, प्लस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये 3 था, ये 4 था, और ये 1 था, तो कितना 3 4 7, और -1 कितना आ जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वेक्टर अलजेब्रा से लीनियर अलजेब्रा से अभी तक कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी हैं। तो गाइज लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका लीनियर अलजेब्रा जो होता है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैक्सिमम, नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन तो हर सेट में दिए ही होते हैं, ठीक है गाइज। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, टी सच दैट R² टू R² पे मैपिंग हो रही है, इज ए लीनियर फॉर्म, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो ऐसे नहीं पता है गाइज, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरह से ले लीजिए, वो अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि और कोई तो बनने वाला है नहीं। तो अब इसको ले लिया, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ये इसको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बना लिया, ax प्लस by, x मतलब x1 कामा x2 ले लिया, और जो y है उसको y1 कामा y2 ले लिया। तो गाइज यहाँ से देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, ax1 फर्स्ट नंबर उठा लो, ax1 by1, ठीक है, फिर सेकंड ax2 by2। अब गाइज जैसे इस वाले को, थर्ड वाले को, डी वाले को देखिए कि जो पहले वाला है वो बाद में पहुंच गया, और बाद वाला क्या आ गया, पहले आ गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में हो गया गाइज। अब क्या करना है गाइज, इसके नंबर्स को प्लस करिए, फर्स्ट वालों को प्लस करिए, और सेकंड वालों को प्लस करिए। तो फर्स्ट वालों में हमारा क्या कॉमन है गाइज, ए कॉमन है, सेकंड वालों में क्या कॉमन है, वी कॉमन है, और टी एक्स कामा 2 क्या है गाइज, इसको हम टी x1 कामा x2 लिख सकते हैं, इसको टी y1 कामा y2 लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या कर रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द मैट्रिक्स ऑफ टी गिवन बाई द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R³ इज, क्या होगा, ये देख लीजिए गाइज, आपको दे रखा है। तो स्टैंडर्ड बेसिस पूछा गया गाइज, तो ऊपर क्या है 3x प्लस जेड, जब इसको गाइज बनाओगे -2x प्लस वाई, तब इसको जब बनाओगे पहला क्या दे रखा 3x प्लस जेड, बाई वाला नहीं है तो बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है गाइज, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो पहले के तो ये आ गए 3 0 1। अगला वाला गाइज क्या है -2x प्लस वाई, तो -2
बाई का 1 हो जाएगा, जेड नहीं दे रखा तो इसी तरह से तीनों लिख लिए। अब इनका क्या बना लो गाइज, मैट्रिक्स बना लो और यही इसका आंसर हो जाएगा जो भी आपका मैच कर रहा है, ये सी वाला मैच कर रहा है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट 24 देख लीजिए, इसमें आपको बताना है ये गाइज क्या लिखा हुआ है, ये इसका सिर्फ जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं वो फॉर्म लिखी हुई है। तो इसमें क्या कर लीजिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म बनाए। कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 करने का मतलब ये हो गया, खाली जो भी हमारा डायगोनल है उससे लेमडा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको क्या कर लीजिए गाइस, सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 1 माइनस लेमडा क्या कर लिया गाइस, कॉमन कर लिया। ठीक है, मतलब इसको सिंपली ओपन कर दिया इस तरह से। ओपन करने पे ये लेमडा ये वाला इधर भी था इधर भी था, तो इसको कॉमन निकाल दिया, अंदर वाले के फैक्टर करे तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन इसकी सबकी मल्टीप्लाई करने पे बन चुकी है। अब इसको हमने क्या करें, ए में कन्वर्ट कर दो। ए में कन्वर्ट करने के बाद ये, उसके बाद पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिए। इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी टू अनदर वेक्टर space w and dimension of v equal to 4 and dimension of w equal to 5, nullity equal to 1, the rank of t each। तो क्या होगी, सिंपल गाइज इसका फार्मूला होता है वो लगा देंगे। तो सिंपल फार्मूले का यूज कर लेना है। ये होता है गाइज रैंक ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो रैंक ऑफ टी, ठीक है, और नलिटी जो है आपको कितना दे रखा था, 1 दे रखा था। तो और ये डायमेंशन ऑफ वी आपको जो दे रखा था गाइज वो 4 दे रखा था। तो इसको उधर जाके माइनस कर देंगे तो ये कितना, रैंक ऑफ टी कितना आ जाएगा गाइज, 3 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो गाइज ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।